तो जय हिंद दोस्तों। 2026 की यह मेरी तीसरी वीडियो और मैं इस वीडियोस में जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ या जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुंबई के अंदर में या पूरे भारत के अंदर में जो 10 मिनट्स की जो डिलीवरी की जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये इतने सालों से 3-4 सालों से जो इतना सक्सेसफुल चल रहा था, इसको गवर्नमेंट ने कल एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिस्की हो जाता है उन लोगों के लिए जो डिलीवरी करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो 10 मिनट डिलीवरी का कि सेफ्टी का लेके और पैसों को लेके इंसान इतना भागता है तेज़, और बहुत सारी चीज़ें कि मतलब मेन चीज़ तो ये है कि 10 मिनट में आपको क्या चाहिए और ऐसा क्या रह गया आपको जो 10 मिनट में ही वो चीज़ चाहिए। वैसे भी इंडियंस कल्चर में ऐसा होता है कि बेसिकली हम लोग कोई भी चीज़ जब हमें चाहिए तो हम 1 या 2 दिन की एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं जब भी हम मार्केट जाते हैं। तो ऐसा सडनली क्या ख़त्म हो जाता है जो हमको चाहिए। बट ठीक है, इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ था। इंडिया की एक जो बेरोज़गारी के नीचे जा रही है पॉपुलेशन है, उसको एक तरह से वर्क मिल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पाले में भी एक बात आ रही थी कि एटलीस्ट इतने सारे लोग जब ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश के अंदर में एक वो बेरोज़गारी का टॉपिक नहीं उठेगा। आप इस चीज़ को समझिए। ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले जो बॉयज़ है या जो लड़के हैं, जो भी कोई करता है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर शोषण करता है, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर करता है। मैं भी जब मैं 2022-23 में जोमेटो करता था तो मैं 4.5 स्टार पे था। 4.5 स्टार पे मेरी डिलीवरी टाइमिंग और मेरा डिलीवरी का जो पार्सल का जो मेरा बिहेवियर था। मैंने कभी भी किसी कस्टमर से स्टार नहीं मांगा और ना ही मैंने कभी किसी कस्टमर से फीडबैक मांगा। मैं सिर्फ अपना काम करता था, डिलीवरी टाइम से पहुंचा था, ऑन टाइम, और एक छोटी सी स्माइल। और गुजराती है तो उसके साथ गुजराती में, मराठी है तो मराठी, और जो भी मतलब अगर मुझे कोई ऐसा मुस्लिम मिलता था तो मैं उसको सलाम वालेकुम, क्योंकि पार्सल तो पार्सल जाता ही है ऑल ओवर। अपनी इंडिया में तो हर तरह के लोग रहते हैं। तो अगर किसी विजिटर को भी कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको विजिटर यानी कि जो फॉरेनर होते हैं वो लोग भी ऑर्डर करते हैं किसी और के मोबाइल से, तो उनके सामने इंग्लिश में या इस तरह से अपन बहुत प्यार से पार्सल को बहुत कैरी करके उनको देते हैं। होती है ऊपर नीचे 1-2 मिनट 4-5 मिनट की लेट्स होती है, पर उसको अपन बात करके कंपेयर कर लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उस पर बहुत प्यार से कवर कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैं हमेशा से, जब से मैंने ज्वाइनिंग किया, जब तक मैं था जोमेटो में, तब तक मैं 4.5 के रेटिंग पे था। बस मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं थी कि सपोज मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग इस तरफ है रोड के और एक बिल्डिंग इस तरफ है रोड के। तो जोमेटो जो रास्ता बताता था उस पार्सल को लेके जाने का, तो वो बताता कि ये रोड है, ऐसे तुम घूम के जाओ और ऐसे तुम घूम के आओ और यहाँ पे दो। अब बट यहाँ पे जब बीच में से फुटपाथ है, यानी कि जो बीच में जेब्रा क्रॉसिंग है, आप जेब्रा क्रॉसिंग से जाके वो सामने बिल्डिंग है तो आप जा सकते हो। तो मैं हमेशा से वो जेब्रा क्रॉसिंग से जाके पार्सल ड्रॉप कर देता था। तो उस पर क्या होता है कि आपकी लाइव लोकेशंस होती है जोमेटो के पास, आप कैसा रूट यूज़ कर रहे हो वो कर रहे हो। तो मैं उस पार्सल को, अगर 7 मिनट का पार्सल है वो, कि 7 मिनट में मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन मैं उसको सिर्फ यहाँ से जाके 3 मिनट 4 मिनट में पहुँचा देता हूँ। तो जोमेटो जो है वो उस चीज़ का पैसा नहीं देता आपको। आप अंडरस्टैंड करो, मैंने पार्सल पहुँचा दिया है बट जोमेटो उस चीज़ का पैसा नहीं देता है। तो ऐसे में बेसिकली मैं 4 चीज़ें बचाने की कोशिश करता था कि यार अभी मैं इतना घूम के आऊँगा, ट्रैफिक में फंसूंगा, वहाँ जाऊँगा, बहुत लंबा रूट है, जाहिर सी बात है अब कट्स नहीं होते रोड पे। आपको एक आगे के 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर जाना है, फिर वापस आना है, फिर आपको वहाँ ड्रॉप करना है। तो आप फुटपाथ से जाके एक जो जेब्रा क्रॉसिंग है, ऐसा नहीं कि मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, जो जेब्रा क्रॉसिंग है उस पर से जाके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ एक पार्सल के लिए मरना नहीं है। एक जो नॉर्मल सेंस की मैं बात बता रहा हूँ। तो ऐसे मेरे को बहुत बार जोमेटो से कंप्लेन आती थी कि भाई देखो, जब कंप्लेन क्या आती थी, मैंने कंप्लेन किया कि मतलब मैंने इतने सारे ऑर्डर मार दिए, मेरा पैसा नहीं बना। तो वो कहता था कि भाई आपने वो रूट यूज़ नहीं किया जो मतलब हम लोग चाहते थे। तो देन मैंने कंप्लेंट्स करी कि भाई ऐसा ऐसा है, भाई पैसा तो चाहिए मुझे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, 17-17 ऑर्डर मार रहा हूँ दिन में, 22-22 ऑर्डर मार रहा हूँ और मेरा 1000 रुपये भी नहीं आ रहा है या 1200 रुपये भी नहीं आ रहा है। तो हाउ कैन बी सर्वाइव ना। तो जोमेटो कहता है कि भाई देखो, तुमको जो रूट्स बताया तुम वो रूट यूज़ करो तो तुम्हें पैसा मिलेगा। तो फिर मैंने जोमेटो क्विट कर दिया
और अब मैं प्राइवेट डिलीवरी करता हूँ। उसमें मुझे सिर्फ प्राइवेट डिलीवरी में ये है कि एड्रेस मिलना चाहिए। एड्रेस के अलावा टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। अपने अपना मेन चीज़ ये है कि अपने को पार्सल पहुंचाना है और अपन ऑन ऑन टाइम पहुंच जाते हैं। बेसिकली अपनी कंपनी का कोई टाइमिंग नहीं है कभी भी कहीं भी जाने का। तो अपन बेसिकली समझ लो कि 10 मिनट का टाइमिंग अगर अपन ने थॉट अपने माइंड में रखा तो अपन वो चीज़ को इजीली, मतलब अपने को ये नहीं कि अपने को रफ रफ काम करना है। रफ नहीं है, अपनी डिलीवरी में रफ नहीं है। जैसे आपके अमेज़ोन वाले हो गए या इस तरह की ब्लू डार्ट हो गया या कोरियर सर्विस कोई भी और हो गई, तो इस चीज़ में आपको रफ रफ वर्क नहीं है। आप चीज़ होके जा सकते हो, कूल होके जा सकते हो। बट बेसिकली जो ये 10 मिनट्स का और एक गीग, सबसे खतरनाक है एक गीग। गीग क्या होता है? पार्ट टाइम सर्विस वाले लोग हैं जो सिर्फ 3 या 4 घंटे डिलीवरी पर्पस से या पैसों के पर्पस से काम करते हैं। इसमें रिस्क क्या होता है दोस्तों कि आप 3 घंटे का अगर काम कर रहे हो तो 3 घंटे आपका फ़ोन कंटिन्यू ऑन होना चाहिए और उस 3 घंटे में आप एवरेज नहीं तो 1000 रुपये का आपको एक सर्विस देगी। यानी कि आपको 10 से 12 ऑर्डर वो लोग 3 घंटे में देंगे, जो कि शायद 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में होंगे। वो एक बेसिकली एक छोटी सी रेंज होगी जहाँ पर आपको गिग वर्कर में एक फास्ट वर्किंग होगी। यानी कि आपकी इतनी रेंज होगी कि आपको 7 मिनट में वो पार्सल डिलीवर हो जाए, ऐसा एवरेज वो एक लोकेशन रेंज बनाते हैं। बट उसमें रिस्क ये है कि आप वो 7 घंटे कितना तेज भाग सकते हो। बेसिकली आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखिए तो जोमेटो वाले वर्कर या स्विगी वाले या इस तरह के वर्कर जो है वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसमें उनको सिग्नल सिग्नल पे या इस तरह के कहीं पे भी कोई चीज़ें हो तो वो चीज़ों पे उनको फाइन नहीं होता है। ये एक स्मार्ट वर्क है। ये इंडियन लोग हर तरह का जुगाड़ लगा देते हैं। बेसिकली वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। अब 3 घंटे के अंदर अगर उसको 1000 रुपये मिल रहा है और फिर उसको इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि अगर उसने वो जो उसको दिया गया है चेस करने के लिए, या जो उसको एक ये दिया गया है, क्या बोलते हैं इसको यार, टारगेट दिया गया है, अगर वो इसको चेस कर सकता है तो वो इजीली 1000 रुपये के साथ उसको शायद 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो ये एक गिग वर्कर है। इसमें वो इंसान एक तरह से उसका पूरा 3 घंटा प्रॉपर एकदम। अब जब 3 घंटे का आदमी 1000 रुपये कमाएगा, करेक्ट, तो जो सुबह से जोमेटो पे ऑनलाइन बैठा हुआ है रात को 12-1 बजे तक, तो उसका एवरेज कितना होना चाहिए? तो 4 पहर को अगर जोड़ा जाए तो 3 घंटे का अगर 1000 रुपया है तो 4 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 6 पहर का 3000 के हिसाब 6 पहर का 1000 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 6000 रुपये दिन का। अंडरस्टैंड? यानी कि आपको मेहनत करनी है 6000 रुपये दिन का कमाने के लिए। आप अपनी जान को हथेली में लेके पागलों की तरह भागोगे। लाइक आप रोड पे कितनी तेज भाग सकते हो? सिग्नल है, आप सही चल रहे हो लेकिन सामने वाला सही चल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? तो चीज़ें अब मैं इस चीज़ को इस तरह से लेके जाता हूँ कि एज अ इंडियन अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करें कि हाँ हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश में अगर 10 मिनट्स में हम सर्विस पहुँचा रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को या इस थॉट को हमारे देश के अंदर चेंज कर सकती है? मैं इस चीज़ को थोड़ी दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। टाइम बहुत है, सर्दी हुई है तो आज डिलीवरी करने नहीं जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है ऐसे में जाऊँगा तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो दो चीज़ें बताते हैं, दो चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि अगर हम लोग एज अ इंडियन कि अगर ये 10 मिनट की डिलीवरी जो हम लोग करते हैं, हम लोग यानी कि हमारा जो इंडिया में सेक्टर है जो इसको प्रोवाइड करवा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कह रहे कि अच्छी चीज़ नहीं है। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि 10 मिनट में अगर हमारे देश में एम्बुलेंस आ जाए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, या हमारे देश में 10 मिनट्स में पुलिस आ जाए या फायर ब्रिगेड आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं इतना डिलीवरी करता हूँ दोस्तों, मैं आपको अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज के टाइम पे कि हम इंडियंस के अंदर में एक सेंस जो होता है, सिविल सेंस जिसको कहते हैं, नागरिक जिम्मेदारी, वो बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी कब फील होती पता है? कि इंटरनेट पर जब भी हम देखते हैं तो इंटरनेट पे ना फॉरेनर के लोग हमारे देश की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। हिमाचल में, उत्तराखंड के अंदर में फॉरेनर लोग जो ऋषिकेश में आते हैं, जो हमारे कल्चर से प्रभावित हो जाते हैं, वो जब नदियों के किनारे जाते हैं तो हम उनको देखते हैं, भाई वो लोग कचरा उठा रहे होते हैं। ये लिटरली मैंने तो अपनी आंखों से देखा है।
अभी मुंबई में आप देखिए, मुंबई और पुणे में लगातार 10-12 दिन से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पर ऑफिस से लौटते समय हमारे खुद के इंडियन लोग, मैं मराठी भी नहीं बोलूँगा उनको, खुद के इंडियन लोग फुटपाथ पे गाड़ी चला रहे हैं, बाइक्स। मतलब रोड पे ट्रैफिक लगा हुआ है, वो लोग फुटपाथ पे बाइक लेके आ रहे हैं, और फुटपाथ पे वो फॉरेनर जो है वो उनको रोड की तरफ भेज रहा है। और एकदम मतलब सोचो, हम लोग विश्व गुरु बनने का सोच रहे हैं, ठीक है। मुंबई के अंदर में भी क्या होता है कि फुटपाथ तो बचा ही नहीं है मुंबई के अंदर पे, बेसिकली देखा जाए तो फुटपाथ मुंबई में बहुत ख़राब है। अब जो बचे उस पर चलते हैं जोमेटो वाले, स्विगी वाले, जो बाइक वाले हैं। रोड पे तो 12 महीने ट्रैफिक है, इतना इतना कंजेस्टेड हो गया महाराष्ट्र का मुंबई कि या तो पुलिस मैनेज नहीं कर पाती, या कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सिविल सेंस नहीं है। कहीं पे भी पार्किंग है, कहीं पर भी कुछ भी लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज एक थॉट होता है ना माइंड में कि अगर सामने वाला मराठी हुआ या महाराष्ट्र का रहने वाला हुआ तो वो इस चीज़ को लेके अपने ऊपर ईगो ले लेगा, और वो अगर कुछ नहीं कर पाया, अगर सपोज मान के चलो वो इस चीज़ पे नहीं जीत पाया कि मैंने उससे सिविल सेंस की बात करी है या उसको एक नागरिक होने की जिम्मेदारी से बात करी है, तो वो इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेगा, वो इस चीज़ को ऐसे लेके जाएगा कि ए मराठी बोल, मराठी में बोलने का। तो ये हमारे अंदर खराबी है, इस चीज़ को हमको डिनाई नहीं करना चाहिए। हम चाहे कोई भी स्टेट के रहने वाले हो, जब हम किसी स्टेट में रहते हैं तो एक इंडियन किसी भी स्टेट में रहता है, उसके अंदर ईगो होना नहीं चाहिए कि मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं भोजपुरी बोलूँगा या मैं यूपी बिहार की भाषा बोलूँगा। भाषा सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट कभी भी कोई भी स्टेट की एक अपनी वैल्यूज़ होती है। अब भारत इन वैल्यूज़ को लेके ही भारत है ना। भारत अपनी वैल्यूज़ को लेके ही भारत है, और ना भारत का कोई वैल्यूज़ ऐसे भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कल्चर डिवाइडेड है और फिर भी हम एक साथ हैं, हमारे कल्चर में इतनी सारी डिफरेंस है लेकिन हम लोग फिर भी एक है, तो ये हमारी मजबूती है। तो एज अ मैं पहाड़ी हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे लिए श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान है। मैं महाराष्ट्र की कदर इसलिए नहीं करूँगा कि भाई अरे मेरा जन्म तो ऐसे वहाँ हुआ, मैंने तो कमा खा के वहाँ चला जाना है। मेरी सांसें यहाँ चल रही है, करेक्ट। महाराष्ट्र के अंदर की इन सांसों में, महाराष्ट्र की लोकल ट्रेन में, महाराष्ट्र के लोगों के साथ, महाराष्ट्र का हवा पानी मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा उस एहसान को कैसे चुकता ना करूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस माटी को बचाने के लिए, महाराष्ट्र की जो माटी है, इसका जो कण कण है, उसमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और हजारों मराठाओं के रक्त का वो बलिदान आया हुआ है। वो पेड़ जो हरियाली यहाँ की है, वो शुद्ध हवा जो है, वो उनका बलिदान है। तब हम जाके हम लोग के पास मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा गुजरात, सौराष्ट्र, काशी, मथुरा सब कुछ है ना। चाहे वो हर तबके के लोग हैं जिसने बलिदान दिया हो, है ना, इस माटी के लिए। तो आप सिविल सेंस की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि महाराष्ट्र के अंदर में भी जो मुंबई सिटी है, 60% जो सिटी है वो आपको क्लीन दिखती है, जो रईस इलाके हैं जहाँ पर सोसाइटीज़ ये है या उस तरह के लोग हैं। बट मेन चीज़ अगर आप देखा जाओ तो यस, मुंबई भी सर्वाइव नहीं कर पाती है ज़्यादा टाइम, बहुत गंदगी रहती है। और मुंबई के अंदर में भी उस तरह के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें परवाह नहीं है, या हम अगर उनसे कभी इस तरह की बात करो कि यहाँ क्यों थूका, तो सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, 2014 के बाद से जब से बीजेपी आई है और बीजेपी ने वो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मैं लिटरली आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने फील करी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है और जब से आप कभी इस तरह से बात करो किसी से, तो उनको ये लगता है कि हम लोग बीजेपी को प्रमोट कर रहे हैं या हम लोग मोदी जी के भक्त हैं। क्योंकि ये एक मुहिम जो मोदी जी ने चलाई थी, उसने उस समय बहुत एक जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े नेता लोगों ने, सब ने फ़ोटोज़ खींची और एक हाईलाइट बन गई थी ना। तो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर में लोगों को लगता है कि उससे पहले भारत को स्वच्छ रखने के कभी कोई, हमारे जो पुराने लोग थे, मैं लिटरली अगर आपको बताऊं तो हमारे जो पुराना भारत है वो इतना गंदा नहीं था। अगर देखा जाए तो हमारे पुराने भारत में जनसंख्या 90s से पहले कम थी और लोग जागरूक थे, अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, पुराने लोग थे। लेकिन जो 90s के टाइम के बाद जो एक अचानक से दौर बदला, ये बहुत भयानक है। क्योंकि मैं मसूरी और उत्तराखंड और देहरादून मेरा घर है, सबको मालूम तो नहीं है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। आप देहरादून से चलना शुरू कीजिएगा, मसूरी से चलना शुरू कीजिएगा यमुनोत्री, इस रास्ते भर में आपको कहीं पे भी अगर आपको एकदम क्लीन दिखे तो आप हमें चैलेंज कर सकते हैं।
क्योंकि टूरिस्ट बनकर आप लोग जब आते हो हमारे स्टेट में, तो आप चलती गाड़ियों से कचरा फेंक देते हो, चलती हुई गाड़ियों से बोतलें फेंक देते हो। और मैंने तो बहुत सारे लड़कों को, जो बहुत सारे ट्रैवल्स लोग होते हैं, उन लोग को देखा है कि वो जंगलों में शराब पीते हैं, खाना बनाते हैं और उनका कचरा जो होता है वो वहीं डंप करके चले जाते हैं। तो अब उन पहाड़ों में रहने वाले जो हम जैसे लोग हैं या हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, अब वो इन चीज़ों को इतना अवेयर से नहीं लेते बेसिकली, क्योंकि जब वो लोग ये चीज़ें नहीं करते तो दूसरा जब ये कर रहा है तो उनको वो चीज़ें नहीं समझ आती है। या अब हम डिसरिस्पेक्ट करें, अगर अपन मान के चले आप लोग बाहर के स्टेट से आए हो और आपने हमारे स्टेट में गंदा किया और अब हम आपके ऊपर मिसबिहेव करें, तो फिर आप लोग कहोगे कि देखो कि उत्तराखंड के लोग अब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आप लोगों ने लद्दाख की क्या हालत करके रख दी है। ऑल ओवर इंडिया में जब भी हम कहीं जाते, ये बात भी सच है। देखिए, सिविल सेंस की बात करें हम तो हम इंडियंस बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं हम लोग, और हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को सीखने की। लेकिन ये बात भी सच है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है या जो हमारी वो संस्थाएं हैं जो हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक काम होता है कि वो इन चीज़ों को हैंडल करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। इस करप्शन का रीज़न सीधा सीधा है कि जो इस डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं लोग, वो लोग इस चीज़ को बहुत एक जिम्मेदारी की तरह नहीं लेते हैं। अब आप कहोगे कि शायद मैं टारगेट कर रहा हूँ किसी को। देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके हाथ में होती है ये डिपेंड करता है वो इंसान के ऊपर, जो एक पढ़ा लिखा इंसान हो या सरकार के हाथ में बेसिकली होता है, और सरकार ही इस तरह के बजट पास करती है। मैं मुंबई में था, मैं आपको केस बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पर एक, जब मैं मुंबई के कांदिवली एरिया में था, कांदिवली एरिया में एक जगह है पोईसर कांदिवली ईस्ट, उसमें तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत छोटा एरिया है, लेकिन उस एरिया में पोईसर में 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 6 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और उस एरिया में तकरीबन दिन में सुबह के टाइम पे 11 बजे जब कचरा पिकअप होता है तो कम से कम नहीं भी तो 7 सुबह से लेके 5:30 बजे तक कम से कम 30 से 40 ट्रक कचरा निकलता है 6 लाख लोगों के घर से। 30 के आसपास ट्रक का कचरा निकलता है डेली। 6 लाख लोग हैं, अब 6 लाख लोगों का इतना कचरा नहीं निकलना चाहिए, बट ठीक है, फैमिलीज़ है और वेज कचरा है, नॉन वेज कचरा है, कभी कोई कंस्ट्रक्शन का कचरा है, इस तरह का कचरा है। बट 6 लाख लोग का कचरा निकलता है और वो कचरा 30 गाड़ियों में नहीं आता। मैंने आपको जो 30 गाड़ी बताई, वो 30 गाड़ी जो है वो मेरा एवरेज है कि 30 गाड़ी कचरा निकलता है। बट अब वहाँ नोट करो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 गाड़ी में कचरा कंक्लूड हो जाता है, यानी कि पूरी सोसाइटीज़ का कचरा जमा करके 3 या 4 गाड़ी जो ट्रक होती है जो डंप करती है कचरा, जो पिकअप करती है, वो 3 गाड़ियों में कचरा वो आ जाता है। बाकी कचरा कहाँ जाता है? तो बाकी जो कचरा है वो जाता है नालियों में, जो बड़ी बड़ी नालियाँ, हमारे गांव में तो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ होती है और मौसम जब ख़राब हो, बरसात के मौसम हो, तब भी उन नदियों में इतना पानी नहीं आता जितना इस शहर में नालियाँ बनाई हुई है। इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ बनाई हुई है। तो सरकार इसके लिए 2016 में या 17 में 250-300 करोड़ 500 करोड़ के आसपास का, 500 करोड़ बहुत होता है 500 करोड़ भाई। 500 करोड़ में तो हमारे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के तो 25 से 30 गांव को अगर इतना पैसा दे दिया जाए और उनको कहा जाए कि भाई तुम अपने गांव की स्थिति सुधारो, अपने कल्चर को सुधारो और अपने गांव के वातावरण को एकदम ऐसा बनाओ कि टूरिस्ट यहाँ आए, क्योंकि लोकेशन अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं 500 करोड़ में। और ये लगा लो कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने स्टेट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में 500 करोड़ रुपए सिर्फ नाला साफ करने के लिए दिया जाता है। और उस नाले में भी मैं आपको बताता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून, जून और जुलाई में बरसात आती है, अगस्त, जून जुलाई अगस्त में बरसात का मौसम रहता है। तो मार्च की गर्मियों में, तड़कती गर्मियों में, मार्च और अप्रैल की गर्मियों में नालियों में ट्रक, जो मशीनें होती, क्रेन होती है, वो उतर जाती है और वो कचरा नाली से निकालने के बाद साइड में रख देती है, पिकअप नहीं करती है डेली। तो वो कचरा तकरीबन 25 दिन या 20 दिन, जब तक वो पूरा प्रॉपर सूख नहीं जाता है, वहीं पे रखे रखे। देखिए,
चालियाँ तो है ही, गंदगी है ही, लेकिन वो नाले का कचरा निकाल के आप साइड में रख देते हो। साइड में रख देने के बाद उसको कवर नहीं करते, कुछ कवर नहीं होता है, ना उसके ऊपर कोई केमिकल का छिड़काव होता है, ना कोई ब्लीचिंग पाउडर होता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो कचरा उठा के साइड में रख देते हैं। देन उसके बाद वो कचरा पड़ा रहता है कम से कम 20 से 25 दिन, और ये 6 लाख लोग उस गंदगी में चलते हैं फिरते, छोटे बच्चे, नए बच्चे, हर तरह के लोग उसमें रहते हैं। वो कचरे का स्मेल सूंघते हैं 15 से 20 दिन। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, वो कचरा सूख के अगर इतना उठाया होता है तो इतना हो जाता है, तब जाके ट्रक उसको पिकअप करता है, बारिश से पहले पहले। मैंने एक चीज़ नोट करी, जब ये कचरा इस दौरान रहता है तो मार्च अप्रैल मई जून, ये जो बारिश का टाइम है, इस टाइम पे मुंबई के अंदर में हॉस्पिटलों में इतने लोग बीमार होते हैं। ये एक साइकिल ऐसा आप समझ लीजिए, इसको पैटर्न समझ लीजिए आप, जो मेरे को समझ आता है। और ज़्यादातर लोगों को बीमारी होती है आँखों की, पेट दर्द की और गले की खांसी की। ये छोटी सी बात है, शायद किसी का काम की ना हो, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमारा देश भले आगे बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग विकलांग लोग पैदा करेंगे, विकलांग लोग। लिटरली हम लोग जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम इस तरह की गंदगी में जीने के साथ साथ हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को एक तरह का विकलांग पैदा करेंगे। तो वो छोटा सा जो मेरा जो मुझे लगता है, क्योंकि 15 से 20 दिन जब आप इस तरह की गटर की गंदगी में रहोगे, वो गटर की गंदगी में नाइट्रोजन रहती है, क्योंकि वो कचरा सड़ता है, नाइट्रोजन रहती है और मीथेन रहती है। जाहिर सी बात है, आपको मीथेन की गैस से क्या होता है, मीथेन की गैस से माइग्रेन की प्रॉब्लम्स होती है। वो जो कचरा होता है, प्लास्टिक होता है, खाना पीना सब कुछ होता है जो सड़ता है, उसकी एक जो गंध होती है, साइंस की भाषा में उसमें यही नाइट्रोजन ज़्यादा निकलती है और मीथेन ज़्यादा निकलती है, और एक दो गैस और भी निकलती है। तो ये गैस जब हम सांस लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। करेक्ट। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सर्दी है, इसका रीज़न साफ है कि मुंबई के अंदर में कितनी साफ़ सफाई है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया कि मैं वर्ली नाका में रहता हूँ, और वर्ली नाका में आपको मैंने अपना गटर दिखाया, आपको पता ही है, आपने मेरा गटर दिखा ही होगा। मैं 2-3 बार उस वीडियो में दिखा चुका हूँ, और अभी मैं रिसेंटली पिछली वीडियोस में मैं अपना ये सामने जो लिंक ये बनाया अपना गज, ये देखो, ये शॉर्ट टर्म भी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की बीमारी हो चुकी है। अपना मैंने अपने आपको सी पेस का जो बना है नया अपना लिंक रोड, उस पर आपको लेके गया था मैं। तो ये मेरे बाजू में इतना सोसाइटीज़, शाम के टाइम पे यहाँ पर इतनी गंदी स्मेल है उस चीज़ की। देखिए, समुंदर की महक होती है क्योंकि समुंदर में मछलियाँ हैं, उसका गंदगी, लेकिन जब मैंने आपको नाला दिखाया था तो उस नाले की जो स्मेल है, उसके साथ यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं। मैंने आपको दिखाया ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी इस एरिया में कम से कम 25 से 40 25 हज़ार के आसपास लोग होंगे। 25 हज़ार तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन अगर एवरेज लगाया जाए तो 12-15 हज़ार के आसपास लोग रहते होंगे इतने से छोटे से एरिया में। एक कमरे में 30-30 लोग रहते हैं, कोई दिन में रहता है, कोई रात में रहता है, कोई नाइट ड्यूटी करता है तो वो दिन में सोता है, ऐसे। मतलब लोग यहाँ पे लिटरली सिर्फ जीने आते हैं और पैसा कमाने आते हैं। मतलब लोगों को ये नहीं है कि अगर हम ऐसी जगह रह रहे हैं तो एक अच्छा वातावरण भी हो, क्योंकि जाहिर सी उम्र तो बीती रही है ना भाई, शरीर का उम्र तो ढल ही रहा है। अगर हम गलत वातावरण में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ से अगर बुढ़ापे में अपने घर भी गए तो हम तो अपने साथ बीमारियाँ लेके जाएंगे ना। तो आने वाले टाइम पे जो बीमारियां होगी, वो सबसे पहले बीमारियां होगी आँखों की, फेफड़ों की, सांस लेने की, और स्किन की बीमारियां, चमड़ी बीमारियां, खाज, ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा होने वाली आने वाले भविष्य में, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि ये चीज़ें हम क्योर कैसे कर सकते हैं। ये छोटा सा मैसेज है मेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमेशा से अपने मतलब के लिए पैसा कमाने तो हमेशा ही कमाऊंगा ना मैं, है ना। अब डिलीवरी करके कुछ पैसा कमा रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कमा रहा हूँ। अब फिर ना तो मैं देश ऐसा इंसान हूँ कि भाई मैं देश के लिए जान दे रहा हूँ। तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ मीडिया के माध्यम से, और आप तक अगर मेरी चीज़ पहुँच जाए तो हो सकता है कि हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी सिविल सेंस आ जाए तो कम से कम हम अपने लिए नहीं तो हम आने वाले जनरेशन्स के लिए एक अच्छा भारत छोड़ के जाएँ। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तो मेरे को कुछ वो मिलने वाला नहीं है कि भाई चलो सरकार मेरी सुन लेगी, या मैं सरकार के साथ मिलके कुछ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरा, मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, जो मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ कि ये जो पोईसर का कांदीवली का जो एरिया है,
जिसमें ये 6 से 7 लाख लोग रहते हैं, मैं इनको 6 मंथ के अंदर में आपको ये पोइसर एक ऐसा पोइसर बना के दे सकता हूँ जहाँ पर 6 मंथ के अंदर में आप एक अच्छा वातावरण, शुद्ध सोसाइटी, साफ़ सुथरी सोसाइटी, अच्छे लोग और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में है, जो मैं ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि फिर मुझे पता है कि चोर लोग बहुत बैठे होते हैं। अगर मैंने अपना आइडिया बता दिया तो कोई कॉपी कर लेगा उसको। तो अब 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है। जो पोईसर कांदिवली और वर्ली नाका दोनों की बात कर रहा हूँ, तो वर्ली नाका के अंदर में मैं चीज़ नोट करता हूँ कि यहाँ पर काम करने वाले लोग सारे के सारे लोग बहुत बड़े बड़े घरों में, हर तरह के लोग हैं। मतलब कोई ड्राइवर है, कोई हाउसकीपिंग का काम करता है, कोई कैटरस वाला है, कोई वॉचमैन है, इस तरह के लोग हैं जो काम करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, मतलब ये वर्क फोर्स वहाँ पर रहती है। अब आप सोचिए कि अगर एक वर्क फोर्स एक तरह के किसी तरह के बैक्टीरिया, एक तरह की बीमारी से इन्फेक्ट हो और ये आपके आसपास रहती हो, तो आप लोग कितने सेफ हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप लोगों ने 500, 300, 350, 17 करोड़ का, 18 करोड़ का वर्ली सी फेस पे एक बड़ा सा बंगला लिया है, पूनम चेम्बर जो मेरे बाजू में ही है, उसमें आपने करोड़ों का बंगला लिया और आपके साथ एक ऐसा इंसान काम कर रहा है जो एक तरह की बीमारी से इन्फेक्ट है। तो क्या आप मतलब इस तरह के सर्वेंट को या इस तरह के वर्कर को अपने साथ रखोगे जो आपके लिए एक मौत की तरह है, कि मतलब अगर इससे ये इन्फेक्ट आपके ऊपर आता है तो क्या आप इस तरह के लोगों को रखना पसंद करोगे। एक थॉट है, जस्ट थॉट है। अब सपोज मुझे मान लीजिए मुझे सर्दी है अभी, और मेरी सर्दी का रीज़न आपको सिंपल से पता है कि दिन भर गाड़ी का धुआं रहता है, धूप रहती है, गाड़ी हाइट इतनी कम है कि साइलेंसर का धुआं सीधा मुंह पे ही आता है। 24 घंटे मास्क पहन के भी चल नहीं सकते, क्योंकि वो एक एलर्जी है। सबको पता है कि जब से कोविड गया तब से कोई मास्क पहनता है तो एक तरह एक तरह का है वो है। अब आप नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है, एक फीवर वाले इंसान को अपने पास नहीं रख सकते। बट एक ऐसा ये 12,000 लोग या 5 लाख लोग जो झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, अगर हम इनको ये नहीं कह रहे कि हम इनको काम से निकाल रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम इनके आसपास के अंदर ये जो 500 करोड़ रुपए जो आप नाली साफ करने को दे रहे हैं, अगर इन 500 करोड़ रुपए से हम एक प्रोजेक्ट बनाए, बीएमसी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम जो है बीएमसी को करना है। अब बीएमसी इतने सालों से करती आ रही है, इस पर कोई संदेह नहीं है कि बीएमसी काम नहीं करती है, लेकिन बीएमसी के बहुत सारे फॉल्ट हैं इसमें, उस फॉल्ट को अपन करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस फॉल्ट में क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो हमें, सबसे पहले बात तो सिविल सेंस पे आ जाती है। हम अपने लोगों के अंदर में ये सब चीज़ें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हमको इतनी जागरूकता हो कि हम ये चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, कचरा उठाना, कचरा फेंकना, बहुत सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ें हो जाती है कि हमारे जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट को हम कैसा करेक्ट करें। तो 6-7 चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। बेसिकली अपन तो भारत को अगर देखा जाए, आप मेरी पिछले वीडियोस देखो, मैंने इंडियन रेलवे तक को रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको ऐसा है कि भाई आपको लग रहा है कि आप जो कचरा है, देखिए इंडियन रेलवे का ये है भाई कि पूरे भारत को जोड़ती है, और ट्रेन में बैठने वाला हर एक इंसान से आप बहस नहीं कर सकते कि भाई भाई एक मत करिए, है ना, मत करिए, ऐसा अपन नहीं बोल सकते भाई उसको। उल्टा डर ये लगा रहता है कि अगर आपने कभी किसी को ये कहा कि भाई तूने कचरा नीचे क्यों फेंका, तो सामने वाला इंसान किस प्रकार की साइकोलॉजी वाला इंसान है या उसकी मानसिकता क्या है, और उसने आपके साथ बहस करी या धक्का मुक्की करी या ट्रेन से नीचे फेंक दिया, इस तरह के एक्सीडेंट कर दिए, तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये ऐसी मौत हो जाएगी जो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आदमी मरा क्यों और इसका मकसद क्या था ना। अब ये इच्छा रखना कि भाई मरने के बाद तिरंगा छाती पे लपेट के मिलेगा, इसके लिए तो आपको फौज में जाना पड़ेगा। तो अगर हम फौज में नहीं जा पाए तो कम से कम हम देश के लिए इतना कर सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात है, मैसेज तो हर कोई देता रहता है या जो भी है। तो मुंबई आने वाले टाइम पे देखिए डेवलप हो रही है, हाईवे बन रहे, फ्लाईओवर बन रहे, अंडरग्राउंड टनल बन गई, सब कुछ बन चुका है, लेकिन ट्रैफिक आज भी उतना ही है।
ये सब बनाने के बाद भी अगर हमारे देश के अंदर में कोई ट्रैफिक फॉलो नहीं कर रहा है, कोई सिविल सेंस नहीं है, वो कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो फिर हम लोग को इतना सारा कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं इन सब लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए बेसिकली मैं बात बता रहा हूँ। और मैं ऐसा, आपको लग रहा है कि मैं एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, तो मैं भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी उसी भेड़ चाल में चलता हूँ जिसमें हमारे देश के लोग चलते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ थोड़ी ये है कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ। भेड़ चाल मेरी भी वही है। मुझे भी लगता है कि साले सिग्नल होते ही क्यों है, और सिग्नल होने नहीं चाहिए थे। गाड़ी निकालो और चलते रहो बस, रुकना क्यों पड़ता है ना। और सामने वाला चल क्यों नहीं रहा है ना। मतलब सिग्नल छूट गया है, 2 मिनट बाकी है, ये अभी तक खड़ा क्यों है। तो अब ऐसे देश में रहते हैं और फिर हम कल्पना करते हैं कि भाई हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तो कैसे चलेगा। अब बातें बहुत सारी थी भाई, बातें आज इतनी सारी थी मेरे पास करने को, क्योंकि बुखार है तो कहीं जाना नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि लाइव आ जाऊं, तो मैं लाइव जाने की कोशिश करता हूँ पहले आज।